आज इतने ज्यादा कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। हिमाचल के जेई, हिमाचल वाला जो ग्रुप है, HPJE 1, उसके कुछ बच्चे हैं क्या? हिमाचल JE 1। नो मैम। फिर कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक तो दिल्ली का है, दूसरा हिमाचल में कौन से बच्चे हैं? हिमाचल के कौन सा ग्रुप है हिमाचल का? 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री क्लास का लिंक दिया है क्या? एक भी बच्चा हिमाचल का है यहाँ? नो मैम। क्या कर रखा है यार इन्होंने। तो जो 1 मिनट रुको।
अब ठीक है, अब आ गए ना बच्चे। ये कैसे लेट हो गए थे हिमाचल वालों? मैम उसमें फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री थी। हाँ तो तुम केमिस्ट्री की क्लास में थे? यस मैम। पढ़ ली केमिस्ट्री? मैम सर ही नहीं थे। हाँ वो थोड़ा सा ना भी वो हो गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो अगली वाली जो क्लास होती है ना तुम्हारी, इसके बाद किसकी क्लास होती है? मैथ्स की ना? यस मैम। हाँ तो आज मैथ्स वाले सर एब्सेंट है, तो हम लोग उसमें तुम्हारा जो असाइनमेंट दिया है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास फिजिक्स की ही होगी, उसमें हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन। और इसमें मैं तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़वाऊंगी, क्योंकि सभी ग्रुप्स का हो गया है, तुम्हारा ही सिलेबस थोड़ा पीछे है। ठीक है, और में मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर तक कर लिया है, तो इसमें तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा कवर करेंगे। तो अगली क्लास में सभी आएंगे जो बच्चे अब आ रहे हैं। तो देखो, हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या कवर कर लिया, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था, है ना? जो अभी पढ़ चुके हैं वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया है। इंटरफेरेंस पढ़ लिया बच्चों, और क्या पढ़ लिया? वाईडीएससी। ठीक है, वाईडीएससी हम लोग पढ़ चुके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ लिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? फ्रिंज विथ पढ़ ली, कैसे निकालते हैं, है ना? और क्या पढ़ लिया? अगर सेंटर से हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, वो हमने पढ़ लिया। पाथ डिफरेंस देख लिया, कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, है ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं वाईडीएससी में। एक वाईडीएससी, ये पॉइंट्स हो चुके हैं। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे आता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा आता है पोलराइजेशन, जो कि मैं आज क्लास में कराऊंगा। पोलराइजेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आफ्टर वाईडीएससी। तो पहले नंबर पे वाईडीएससी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैंने तुम्हें कराया था थिन फिल्म वाला। अगर हमारे पास थिन फिल्म है तो उसमें इंटरफेरेंस दो तरीके से होता है ना? थिन फिल्म इंटरफेरेंस बताओ, कंडीशंस बताई थी इसकी कि हमारे पास कोई भी एक बहुत, ये कोई भी फिल्म होगी, इसकी जो थिकनेस होगी ना बच्चों, वो बहुत स्मॉल होगी, इसलिए देखो क्या है, थिन फिल्म है। तो थिन फिल्म जो होती है, इसमें ना हमेशा हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी किसकी वजह से देखने को मिलेंगे? ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की वजह से होगा। तो दो वजह से बताया था कि एक तो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना बनाएंगी, है ना? और एक जो ट्रांसमिट हो जाएंगी, वो भी इंटरफेरेंस बनाएंगी। दोनों की मैंने कंडीशंस बताई थी। आवाज आ रही है तुम्हें कि नहीं आ रही? यस मैम। हाँ तो मैंने दोनों की कंडीशंस बताई थी, बताओ जरा क्या कंडीशंस थी इंटरफेरेंस की? नोट्स तो बनाते नहीं हो, है ना? सेम लेंथ की लाइट वेव्स हो। यानी पार्ट डिफरेंस था ना, पार्ट डिफरेंस में था। इन फिल्म इंटरफेरेंस देखो जरा अपनी कॉपी। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या था कि देखो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टिंग के लिए कंडीशन थी रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन है? 2 μ t is the thickness equals to n lambda। किसके लिए है ये?
डिस्ट्रक्टिव, ये कंडीशन थी। और 2 μt इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा, ये किसके लिए है? कंस्ट्रक्टिव के लिए। अगर ये सिचुएशन फॉलो करती है रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज, डिस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा करेगी, कंस्ट्रक्टिव के लिए n+1/2 लैम्डा। वहीं पे अगर ट्रांसमिटेड के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड लाइट 2n+1 λ/2। अब देखो वहां पे जो 2 μd इक्वल टू n लैम्डा डिस्ट्रक्टिव था ना, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 μd n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के। और यहाँ पे 2 μd इक्वल्स टू 2n+1 λ/2, यहाँ भी यही लिख सकते हो उसको भी, 2n+1 λ/2, सेम चीज है। ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रक्टिव। तो एक चीज ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें जब वहां पर करवाया था कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो क्या मिलता था YDSC में? YDSC याद करो, YDSC अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता था तो कैसा इंटरफेरेंस होता था? कंस्ट्रक्टिव, यस मैम। है ना? और अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता था तो हमें YDSC में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। मतलब ट्रांसमिटेड लाइट की जो कंडीशंस है वो YDSC की तरह ही फॉलो कर रही है, जबकि ये डेल एक्स इसके बराबर है, यहाँ पे 2 μd के बराबर है, ठीक है, थिन फिल्म्स में। यहाँ पर लेकिन रिफ्लेक्टिंग रेज में ये कैसा है? ये यहाँ पर उल्टा हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेस चेंज होंगे लाइट्स के बीच में। जैसे मान लो ये एक तो रे ये निकली, ठीक है, फर्स्ट रे ये हो गई। अब दूसरी रे कौन सी होगी जो रिफ्लेक्ट होके निकलेगी? देखो ये रे यहाँ से बेंड हुई। अब जब सेकंड बाउंड्री से दोबारा जब ये लाइट इंसिडेंट होगी सेकंड बाउंड्री पे, तो फिर से क्या होंगी लाइट? कुछ लाइट तो बाहर निकल जाएगी, कुछ लाइट दोबारा से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, बोलो, रिफ्लेक्ट होगी। और जब लाइट तुम्हारी हाइयर मीडियम, तब तुम्हारी लाइट क्या होगी? डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तब क्या होता है? देखो हाई मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये डेंसर मीडियम है, ये फिल्म है, और ये बाहर है तुम्हारा एयर। तो फर्स्ट रे जो रिफ्लेक्ट हो गई वो तो एयर से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी जो ये रे रिफ्लेक्ट हुई है सेकंड बाउंड्री से, देखो रिफ्लेक्ट हुई ना सेकंड रे, कुछ तो बाहर चलेगी, इसे बोलेंगे ट्रांसमिटेड रे। सेकंड फिल्म से कुछ रे हमारी वापस चली गई, ये देखो रिफ्लेक्ट हुई। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी इस वाली बाउंड्री से, तो ये कौन सी बाउंड्री है? डेंसर और एयर वाली है ना। तो डेंसर बाउंड्री से बाहर जाएगी लाइट, तब भी तुम्हारी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो क्या होता है बच्चों? पाई का फेस चेंज होता है, पाई का फेस चेंज। और पाई के फेस चेंज होने से हमारा क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये वही चेंज है, ये इसी वजह से हुआ है कि यहाँ पे n लैम्डा जो कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था, बट रिफ्लेक्टेड रेज में वो तुम्हें क्या दे रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टिंग रेज में n लैम्डा डिस्ट्रक्टिव है तो इसका रीजन क्या है? तो क्या रीजन है इसका बच्चा? कि पाई फेस चेंज होगा। क्यों होगा फेस चेंज? क्योंकि जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मीडियम ऑफ हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फिर हाइयर डेंसर मीडियम। बोलो। यस मैम। है ना भाई? देखो अब ये जो लाइट रेज है ये मीट करेंगी, अब ये बनेंगी इंटरफेरेंस। तो इनसे इंटरफेरेंस बनेगा इन कंडीशंस पे, ये वाली। तो रिफ्लेक्शन से क्या हुआ? पाई का फेस चेंज आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है? थिन फिल्म में हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। और हमने YDSC में क्या क्या पढ़ा था? YDSC का पाथ डिफरेंस बताओ कितना आता था?
ये तो थिन फिल्म का हो गया पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी। म्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, बताओ जरा, व्हाट इज म्यू? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस फिल्म का, ठीक है। टी क्या है? इस फिल्म की थिकनेस। बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे YDSC का कंपेयर कराओ। YDSC में बताओ, ये डेल एक्स किसके बराबर होता था YDSC में? मैम पार्ट डिफरेंस की है। हाँ हाँ, पाथ डिफरेंस तो है, बट डेल एक्स किसके बराबर था? नोट्स खोलो, नोट्स ओपन करो, बताओ। मैम डेल 5 एक्स lambda by 2i 2 pi। फाई नहीं आएगा ना यहाँ पे, डेल एक्स में फाई नहीं आएगा। देखो डी साइन थीटा था कुछ ऐसे आया था कि डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। डी क्या था? उन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, इन दोनों सोर्स, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था, है ना। अब हमने क्या बोला था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालना है, देखो, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ, सबसे बेस्ट, सबसे इजी तरीका ये है, तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो अगर ये पॉइंट जो होगा यहाँ से O, क्या अब S1P और OP का पाथ डिस्टेंस सेम हो गया ना? तो S2O क्या है? सिर्फ अब S2O इज द पाथ डिफरेंस, बोलो। Yes, ma'am. S2O इज द Yes, पाथ ma'am. डिफरेंस। तो मान लो ये थीटा है और ये डेल एक्स है, तो अभी डेल एक्स तुमने निकाला, डेल एक्स देखो, ट्रायंगल S1 S2O, ठीक है। यहाँ से आपने डेल एक्स की वैल्यू निकाली, डेल एक्स क्या है यहाँ से मैं मान ली हूँ S2O इज डेल एक्स, यही मेरा पाथ डिफरेंस है। ध्यान से देख लो, ये सबसे इजीएस्ट वे है याद रखने का कि क्या आया था पाथ डिफरेंस। तो S2O इज इक्वल टू डेल एक्स। अब इसमें से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? डेल एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? डी, ठीक है, ये हो गया। तो अब डेल एक्स देखो किसके बराबर आ गया? डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, बोलो ठीक है। तो अभी क्या रखा मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में? डेल एक्स की वैल्यू क्या रख दी? डी साइन थीटा। देखो YDSC क्या कहता है? डेल एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी साइन थीटा, मैंने उठा के यहाँ पे रख दी डेल एक्स, ओके, डी साइन थीटा। अब क्या हुआ? डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा आ गया आपका। अब साइन थीटा हमने क्या बोला था कि साइन थीटा बहुत छोटा है, अब हम इसको टेन थीटा मान सकते हैं, बोलो। साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो अब इसको Theta. क्या माना था? याद करो लास्ट क्लास में जब एक वो रखवाई थी, शीट रखवाई, वो एक स्लैब रखवाई थी, तो थीटा निकलवाया था, कितना आया था देखो जरा, कितना आया था कि यहाँ से वो परपेंड, ये है तुम्हारा वो, देखो, मान लो सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉप करोगे, ये तुम्हारा सेंटर है, ये डिस्टेंस डी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अगर यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस y है, और क्या करा, ये S1 और S2 के सेंटर से
ये ड्रॉ कर दी सेंटर मैक्सिमा पे, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से S2 से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ, ठीक है, P डैश। अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी थीटा। S2 P डैश कितना डिस्टेंस है, D। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थीटा हमारा यहाँ से कितना आया था, y बाई डी आया था, तो D साइन थीटा कितना हो गया, y अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। अब y तुम्हारा डिस्टेंस था, y क्या था, सेंटर मैक्सिमा से जिस पॉइंट P पे तुम्हें निकालना है वो डिस्टेंस, वो कितना आया, y इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। ये था तुम्हारा y से, है ना, कि सेंटर ऑफ मैक्सिमा से कितनी दूरी। ये रिवीजन है थोड़ा सा कराने के लिए। ये हो गया तुम्हारा YCM फॉर मैक्सिमा। मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा, ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मिनिमा के लिए, n क्या लिख दोगे, 2n + 1 लैम्डा बाई 2, है ना। Yes, ma'am. तो लिख Yes. दो, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर मैक्सिमा सॉरी मिनिमा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d YCM। ये किसके लिए है, मिनिमा के लिए, यानी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग सेंटर मैक्सिमा से। सेंटर मैक्सिमा से कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो याद रखना, ये जो n लैम्डा है डेल x, ये किसके बराबर है, d साइन थीटा के बाई ds। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था बताओ, दो सोर्सेज हैं। अगर मैं किसी भी एक सोर्स में क्या लगा देती हूँ, कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आ जाता है। वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, ये बताओ जरा, लास्ट क्लास में कराया है। लास्ट क्लास के नोट्स देखो, कितना शिफ्ट आएगा डेल एक्स में, कितने से शिफ्ट हो गया, शिफ्ट निकाल देते ना, कि मान लो पहले तुम्हारा सेंटर ऑफ मैक्सिमा यहाँ बन रहा है O पे, अब वो सेंटर ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, मान लो P पे शिफ्ट हो गया, तो वो शिफ्ट किसके बराबर आता था, म्यू माइनस 1t, है ना, जो स्लैब लेके आई है कितना, म्यू माइनस 1t, किससे कर देंगे, d अपॉन स्मॉल d। वहां कितना था, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखो d बाई डी तो स्मॉल एज इट इज रहा, d बाई टी एज इट इज रहा। n लैम्डा क्या था, पाथ डिफरेंस, अगर देखो तो n लैम्डा पाथ डिफरेंस था। यहाँ पर जो ये स्लैब पाथ डिफरेंस लेके आई है वो कितना लेके आई है, म्यू माइनस 1t। तो ऐसे याद रख लो, तो ये शिफ्ट कितना आएगा, तो मेरे याद रखना है शिफ्ट होता है म्यू माइनस 1t ड्यू टू स्लैब। अब d बाई डी क्या रखना है, तो वो बाई डी एस से याद कर लो कि d बाई कैप ये होता था, तो ये हो गया। तो इतने से तुम्हारी फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होती चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे। और अगर नंबर्स में आता है तो नंबर्स में हम लोग क्या कर लेंगे इसको, कि बताओ कि कितनी फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हो गई, तो नंबर्स के लिए इसको फ्रिंज विड्थ में कर लो। फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों, लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई। फ्रिंज बीटा, बीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, है ना। ये सब मेरे किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर। देखो म्यू माइनस 1t कैपिटल डी क्या होती है, स्मॉल डी में होती है, फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी में होती है। मैम, आई थिंक लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d था। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना, यही होगी ना, ठीक है। तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो इसको फ्रिंज विड्थ बना दो। अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये होगी। तो बीटा के टर्म्स में यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल सकते हो कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। ये रहा शिफ्ट इन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो ये फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, म्यू माइनस 1t
बीटा अपॉन लैम्डा। तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है ओवरऑल, है ना। और क्या पढ़ा Yes, है ma'am. बताओ, और क्या पढ़ा है, और बोलो। घर जाके कॉपी खोलते हो। मैम एक मिसिंग वेवलेंथ पे ही करा था। हाँ, एक मिसिंग वेवलेंथ किया था। मिसिंग वेवलेंथ, वेरी गुड, याद दिला दिया, उसकी भी बात करते हैं। मिसिंग वेवलेंथ पढ़ लेते हैं। मिसिंग वेवलेंथ एक पढ़ा था, मिसिंग वेवलेंथ। देखो वो किसके लिए पढ़ा था, एक चीज देखो क्यों पढ़ाया था वो। YDSC, अभी तक मुझे बताओ, हमने जो YDSC किया है कौन सी लाइट रेज के लिए किया है YDSC, जल्दी बताओ। YDSC किस लाइट रेज के लिए किया है, मोनोक्रोमेटिक ना। यस मैंने मैम। क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज के लिए हम लोगों ने YDSC किया है और कोहेरेंट सोर्स के लिए किया है, तभी ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो पाया है। YDSC इज मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। अब एक बात सुनो, अगर मैं YDSC को व्हाइट लाइट के साथ करती हूँ, सपोज करो ये क्या टॉपिक था, YDSC को अगर व्हाइट लाइट के साथ करते हैं, देखो मैं जो ये बोल रही हूँ ना, इन चीजों को तुम नोट कर लो, क्योंकि यही काम आएंगी। मैं हर चीज तो नहीं लिख के ला सकती। YDSC विद व्हाइट लाइट, सिलेबस जल्दी कराना। YDSC विद व्हाइट लाइट। अब अगर देखो मैंने व्हाइट लाइट के साथ कराया, ठीक है, व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ होती है बताओ। 7। व्हाइट लाइट में तो बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, देखो सोर्स 1 सोर्स 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, व्हाइट लाइट के साथ बता रही हूँ, अपनी कॉपी में नोट्स लिख लेना। ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, ये तो सेंटर है। अब एक चीज देखो, व्हाइट लाइट रिफ्रैक्टिव, हर लाइट है, हर लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, हर लाइट अपनी स्पीड से चलेगी, ठीक है। अब एक देखो, अगर ओ सेंटर पॉइंट पे आना है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर व्हाइट लाइट यूज कर रही हूं तो क्या अभी भी सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा व्हाइट लाइट को यूज करने पे भी। व्हाइट लाइट में है 7 कलर, मान लो पहले आया वॉयलेट, ठीक है, यहाँ से S1 से S2 से वॉयलेट आया। अब वॉयलेट कलर ओ पॉइंट पे पहुंचा, फिर आपका मान लो कोई और कलर पहुंच रहा है, फिर रेड आ रहा है, तो क्या ओ पॉइंट पे मैक्सिमम मिलना चाहिए या मिनिमम मिलना चाहिए, या कुछ भी नहीं मिलना, क्या होगा बताओ व्हाइट लाइट के साथ, क्या कुछ भी होना। नहीं मिला। कुछ अब एक चीज सोचो ध्यान से, ये ओ पॉइंट है सेंटर पे, ठीक है, ओ पॉइंट सेंटर पे है और S1 और S2 इक्वी डिस्टेंस है, याद रखना दीज आर इक्वी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस है दोनों के बीच। अब एक चीज देखो, पहले लेते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट S1 सोर्स से आई और S1 सोर्स से वो S1O चली, फिर वो S2 से आई तो S2 से भी वो S2O चली। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, S1O और S2O का, है ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। S1 और S2O का डिस्टेंस तो सेम है, मतलब अगर तुम्हारी वॉयलेट लाइट आ रही है, वो ओ पॉइंट पर क्या क्रिएट करेगी, दोनों पाथ डिफरेंस में आएंगी, क्योंकि S1O S2O का पाथ डिफरेंस सेम है। तो वॉयलेट लाइन ओ पर क्या बनाएगी, मान लो पहले वॉयलेट आ गई, वॉयलेट ओ पॉइंट पे अपना क्या बनाएगी, वो तो सेम पाथ डिफरेंस में है। वॉयलेट ने मैक्सिमा बना दिया, है ना, वॉयलेट ने मैक्सिमा बनाया। अब सपोज करो वॉयलेट के बाद ब्लू लाइन आई, ठीक है। अब ब्लू लाइन ने देखा कि मुझे कहाँ जाना है, ओ पे जाना है, तो कहाँ से एंटर करेगी, S1 से। तो ओ पे जाने के लिए कैसे जाएगी, S1O, फिर S2 से एंटर करेगी, तो S2 से कैसे जाएगी, S2O। तो ब्लू लाइन भी सेम डिस्टेंस चल रही है ना, वॉयलेट भी सेम डिस्टेंस चली और ब्लू भी। तो ब्लू कितना डिस्टेंस चली, S1O और S2O दोनों बराबर हैं। यस मैम। अगर ये दोनों पाथ डिफरेंस बराबर हैं, तो ब्लू लाइन भी कैसा क्या क्रिएट करेगी, अपना मैक्सिमा, यानी ब्लू लाइन का मैक्सिमा आएगा ना, यस मैम। यस मैम। क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। तो ऐसे ही क्या होगा, जितनी भी लाइट रेज ओ पॉइंट पे आएंगी, सब अपना इंडिविजुअली मैक्सिमा बनाएंगी। अब सारी लाइट ओ पॉइंट पे इकट्ठी होके अपना अपना मैक्सिमा बना रही हैं, सातों लाइट इकट्ठी हो गई, तो कैसा कलर शो होगा, वाइट। व्हाइट। वाइट। व्हाइट। तो ओ पॉइंट पे अभी भी हमें ब्राइट पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओ पर हमें क्या दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा, क्या दिखेगा ओ पॉइंट पे,
वाइट कलर। सेंटर पे व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कैसे कलर का रहेगा यहाँ पे, व्हाइट लाइट से सेंट्रल मैक्सिमा कैसा कलर का दिखेगा तुम्हें, व्हाइट कलर का, पहली बात, क्योंकि सातों लाइट इकट्ठी हो गई, सातों लाइट इकट्ठी हो गई व्हाइट कलर बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये नोट लिख लो अपनी कॉपी में, अगर व्हाइट लाइट से करेंगे तो। और देखो अगर मान लो जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे अभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो, जैसे अब जब जाओगे ग्रेजुएशन, जब ग्रेजुएशन करोगे या फिर कहीं पे जाओगे तो वहां पे तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करोगे। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रोमीटर से हम YDSC से ऐसे लाइट करते हैं YDSC का, तो हम लोग ये ढूंढते हैं कि यहाँ पर सेंटर कहाँ है। तो सेंटर कैसे मानते हैं, जहां पर व्हाइट दिखता है तो मान लेते हैं ये व्हाइट लाइट दिख रही है, तो ये इसको खुद से मान लेते हैं कि हाँ ये सेंटर होगा। अगर ये व्हाइट लाइट दिख रही है तो इसका मतलब दिस इज द सेंटर। अब आसपास में क्या होगा मुझे बताओ जरा, सेंटर तो व्हाइट लाइट है, अब आजू बाजू क्या हो रहा होगा जरा बताओ, आजू बाजू क्या हो रहा होगा, सेंटर तो सफेद मिल गया, आजू बाजू क्या होगा, डार्क ब्लैक। क्यों, वाई ब्लैक। एक ना मैं स्लाइड लगा देती हूँ फटाफट, एक स्लाइड की जरूरत है। तुम वैसे ना मैं बता रही हूँ तुम पढ़ के आते नहीं हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता पढ़ाया हुआ, रिवाइज करा रही हूँ वो भी पुराना। अब ये तो हो गया सेंटर का। अब एक बात देखो, YDSC विद व्हाइट लाइट थोड़ा सा समझा देती हूँ, थ्योरी है वैसे 5 मिनट, तुम्हें नोट्स रिटर्न में मिल जाएंगे, इसकी टेंशन मत करना, नोट्स सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। अब व्हाइट लाइट में आजू बाजू देखेंगे कि आजू बाजू में क्या होगा, ये S1 है, ये S2 है, ये दोनों हमेशा याद रखना बराबर की डिस्टेंस के होंगे, इक्वल डिस्टेंस। ये तुम्हारी स्क्रीन है, सेंटर पे तो व्हाइट कलर दिख गया। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा आजू बाजू चलते हैं, मान लो यहाँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ गए। अब देखो पाथ डिफरेंस तो आ ही गया, P पॉइंट पे अगर मैं मानूं तो पाथ डिफरेंस तो आ ही गया। S1P कुछ अलग चलेगी और S2P वाली जो लाइट होगी वो लाइट अलग चलेगी, है ना, दोनों लाइट अलग अलग चलेंगी, हाँ कि ना। यस मैम। तो Yes, दोनों ma'am. लाइट अलग अलग चल रही होंगी, अलग चल रही है। अगर हम देखें तो एक चीज देखो, फ्रिंज विड्थ बीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल, ठीक है। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, है ना, सबसे कम हमारी होती है वॉयलेट, Violet. ये मिनिमा होती है वेवलेंथ, और रेड की हमारे पास मैक्सिमम होती है। ओके, तो अब एक बात देखो, सबसे बड़ी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो किस कलर की बनेगी, रेड की, रेड Red. की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और तुम्हारे पास जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो अगर मैं मिनिमा की बात करूं, कि अगर मुझे वहां पर देखना है मिनिमा कि कौन सा कलर जो होगा वहां पर गायब हुआ होगा सबसे पहले किसी भी पॉइंट P पे, तो अगर किसी भी पॉइंट P पे बात करते हैं तो लैम्डा सबसे कम वॉयलेट का है, तो वॉयलेट कलर सबसे पहले क्या हुआ होगा, इनविजिबल हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लू कलर इनविजिबल हुआ होगा, है ना, व्हाइट के बाद। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। अब हम बात कर रहे हैं जो डार्क आता है, एक डार्क आएगा ना, तो वो डार्क सबसे पहले यानी जिसके बोलते हैं कौन सी वेवलेंथ नहीं दिखेगी, तो सबसे पहले कौन गायब हुआ होगा, वॉयलेट कलर गायब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा कलर दिखा होगा, अगर हम मैक्सिमा की भी बात करते हैं, मैक्सिमा देखो लैम्डा D/D, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारे पास आएगा तो लैम्डा वॉयलेट का D अपॉन D, बट ये जो वेवलेंथ होगी ना ये रेड के द्वारा ओवरकम हो जाएगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि वही दिखाई देगी, बट एक्चुअली में कौन सा कलर होगा आसपास में, पहला मिनिमा भी वॉयलेट का होगा, पहला मैक्सिमा भी जो बनेगा वो किस कलर का बनेगा, वॉयलेट कलर का ही बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेंटर मैक्सिमा के क्लोजेस्ट कौन सा कलर है, सेंट्रल मैक्सिमा के क्लोजेस्ट कौन सा कलर है, आंसर होना चाहिए कौन सा है, वॉयलेट Violet. है कलर वॉयलेट मैक्सिमम, बट अगर वो है तो वॉयलेट, बट हम जब देखते हैं ना एक्सपेरिमेंटली तो हमें दिखता कौन सा कलर है, रेड। रेड क्यों दिखेगा, देखो वॉयलेट आया, वॉयलेट के बाद कहीं पे ब्लू आया,
ब्लू के बाद विबग्योर है ना, कोई और आया होगा, अगर मानो ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड। अब एक चीज देखो, जो ये रेड, ऑरेंज और येलो हैं, इनकी वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू वॉयलेट वाली कलर के। तो कौन सा कलर डोमिनेट कर जाता है? रेड कलर। कौन सा कलर डोमिनेट कर जाता है? रेड कलर। तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा में कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड। बट एक्चुअली सबसे पहले होता वॉयलेट है, लास्ट में होता है रेड। बट ड्यू टू द इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ की वजह से ये हमें ज्यादा दिखाई देता है। ये लिख लो, क्लोजेस्ट कलर वॉयलेट है बट दिखाई रेड देगा ड्यू टू द मैक्सिमम रेंज ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो ये क्या हो गया? ये तो पहला मैक्सिमा हो गया, ठीक है, जहां पे ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, जहां पे 7 के 7 कलर दिखाई देंगे। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे वॉयलेट दिखेगा, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर जाके यहाँ पे रेड दिखेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये पहला मैक्सिमा हो गया, ध्यान रखो, फर्स्ट मैक्सिमा। अब फर्स्ट मैक्सिमा के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सिर्फ ब्लर। क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? ब्लर चीज, ब्लर हो जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो व्हाइट लाइट में सिर्फ फर्स्ट मैक्सिमा क्लियर दिखाई देता है, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। व्हाइट लाइट से थ्योरी का सवाल बनता है बस, असर्शन रीजनिंग वाले, ठीक है। इतना क्लियर है? यस क्या क्लियर है बताओ जरा। है ना? अब इतना इतना समझ में आ गया। व्हाइट के पास, सॉरी, सेंटर मैक्सिमा के पास कौन सा कलर होगा? वॉयलेट। बस ये याद रखना, यहीं से फंसाया जाएगा कि वॉयलेट होगा बट दिखेगा कौन सा? रेड। रेड। इतना याद रखो, बस ये याद रखो, यहीं से आएगा सवाल, आया भी तो, नहीं तो नहीं आएगा। अब एक चीज देखो, एक था कॉन्सेप्ट मिसिंग वेवलेंथ, जो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। मिसिंग वेवलेंथ हम करा चुके हैं। अब देखो वो क्यों था। अब हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज करी है, ध्यान से देखना, व्हाइट लाइट यूज कर रही हूं मैं, ये कोई पॉइंट है पी। अब देखो पी पॉइंट पे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लाइट तो अपना मैक्सिमा बना रही हूँ? कोई तो ऐसा कलर होगा जो पी पॉइंट पे अपना खुद का मैक्सिमा बना रहा होगा, पर कोई कलर ऐसा होगा जिसका मिनिमा होगा। मिनिमा का मतलब वो कलर वहां पे एब्सेंट है ना, तभी तो किसी दूसरे कलर का मैक्सिमा दिखा है। बोलो, मिनिमा का मतलब क्या है? व्हाट इज मिनिमा? मिनिमा का मतलब है कि वहां पर कोई कलर एब्सेंट है ना। मिनिमा यानी वहां पर वो कलर एब्सेंट है। अगर मैं सिर्फ सिंगल कलर लूं, जैसे मोनोक्रोमेटिक था, मोनोक्रोमेटिक में तो तुम्हें सिर्फ ब्राइट और डार्क दिखा, ब्राइट और डार्क। क्यों? क्योंकि एक ही कलर है, एक ही कलर होगा तो अगर वो कलर वहां प्रेजेंट होगा तो ब्राइट दिख जाएगा, अगर वो कलर वहां पर एब्सेंट होगा तो क्या दिख जाएगा? डार्क, है ना। अगर मोनोक्रोमेटिक होगा, अगर तुमने व्हाइट कलर लिया है जिसमें 7 रंग भरे हुए हैं, जिसमें 7 रंग भरे हुए हैं, तो सोचो किसी पॉइंट पी पे अगर तुम्हें लाल दिखाई दे रहा है तो रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पर कुछ वेवलेंथ अपना क्या क्रिएट कर रही है? मिनिमा। नहीं तो भाई वो रेड का प्लस ब्लू, रेड का मिलके एक कलर जो बनता है, जब बचपन में कलर वो करते थे ना, मिलाते थे कलर, कि ब्लू में व्हाइट मिला दो और उसमें रेड मिला दो, जो कलर बन के आया उसकी एक वेवलेंथ होगी। बट अगर मान लो पी पॉइंट पर तुम्हें रेड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जेट रेड, रेड की वेवलेंथ लैम्डा दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो बाकी के कलर हैं वो अपना क्या बना रहे हैं? बाकी के कलर यानी बाकी की वेवलेंथ लैम्डा, वो अपनी क्या बना रही है? मिनिमा बना रहे हैं, तभी तो वो नहीं दिख रहे, जब रेड, तभी रेड दिख रहा है। अगर मान लो किसी पॉइंट आर पर तुम्हें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर जो और कलर हैं वो अपने मिनिमा बना रहे हैं। कलर का मतलब है वेवलेंथ, ये मिसिंग वेवलेंथ कलर से वही समझो, कलर और वेवलेंथ एक ही चीज है ना। अगर तुम्हें आर पॉइंट पे ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बाकी की वेवलेंथ है वो अपना क्या बना रही है? मिनिमा बना रही है, मिनिमा बना रही है ना। तो ऐसे ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये इतना डिस्टेंस डी है और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। अब बता दो इस पॉइंट पी पर या तो मिसिंग वेवलेंथ पूछ लेगा, मैंने तुम्हें बताया था मिसिंग वेवलेंथ के लिए हाँ पाथ डिफरेंस निकलवाया था, डी स्क्वायर अपॉन डी। अगर मिसिंग वेवलेंथ है तो इसको किसके बराबर रखना है?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होता है 2n + 1 λ/2, है ना। और अगर पूछेगा कि कौन सा बनेगा, पी पॉइंट पर कौन सी वेवलेंथ दिखाई देगी, तो इस पाथ डिफरेंस को किसके बराबर रख देंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए, यानी उस वेवलेंथ का क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तभी तो वो दिखाई देगी। और मिसिंग का मतलब क्या है, वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वहां पर उसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। बोलो, तभी उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जिसे हम बोल देते हैं मिसिंग वेवलेंथ। क्लियर है इतना। ये पाथ Yes, ma'am. डिफरेंस d/d डिराइव नहीं कराया था, मैंने बोला था जस्ट रिवाइज कर दो, ये बस याद कर लो, ये होता है। अब बट ये याद रखना, ये d/d जो पाथ डिफरेंस है, ये किस चीज का है, जब एक पॉइंट कहाँ हो, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के सामने, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के सामने है, तभी ये d/d लिखना है। क्लियर है। अब पोलराइजेशन पे आ जाओ। तो ये इतना क्लास में अब तक जो कराया है वो रिवाइज कर लिया है। अब थोड़ा पोलराइजेशन पढ़ते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, देखो अभी तक लाइट का क्या माना था कि लाइट कैसे नेचर की है, वेव है, ये मान लेते हैं कि लाइट वेव है, तो वेव नेचर प्रूव कर दिया YDSC से। उसके बाद पोलराइजेशन की थ्योरी आती है। पोलराइजेशन प्योरली किस पे डिपेंड होती है, EM वेव की थ्योरी पे। ठीक है, पोलराइजेशन में ये प्रूव होता है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। EMI में पढ़ा है ना कि लाइट EM वेव है। तो पोलराइजेशन की थ्योरी भी मानती है कि लाइट हमारी EM वेव है। EM वेव क्या होती है जरा बताओ, EM वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ हाँ, होती क्या है, मैम जो रे वो वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करती है। वेक्टर, मतलब कोई भी, मान लो तुम्हारे पास रे है, वो रे किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बनी हुई है। मान लो ये तुम्हारी ये वेव, इस वेव है जो इस तरफ ट्रेवल कर रही है, एस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वाई डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब तीनों, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। किसमें, EM वेव में। तो EM वेव क्या है, दिस इज द वेव, light is a wave which composed of alternating electric and magnetic field vectors। ठीक है, तो लाइट हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना हमेशा। एक वेव में ये हमारे दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर तो है, जैसे कि इन नेचुरल लाइट मिलियंस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अकर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। We can assume that rectangular component of the vibration component lying on the plane of the diagram and perpendicular to the plane of the diagram। अब देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल लाइट है। इस नेचुरल लाइट में दिखाया है कि ये जो डॉट है, ये वो वाले वेक्टर हैं जो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाले हैं, ये कौन से वेक्टर हैं, जो कि इस वाली लाइट के कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलली वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट का सोर्स है, वो लाइट का सोर्स किससे मिलके बनी है, दो वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब उस लाइट के वो दोनों परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कैसे वाइब्रेट करेंगे, या तो इन द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, है ना। यार कोई भी चीज को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कराना है लाइट के, तो कैसे वाइब्रेट कराएंगे, या तो एक वेक्टर तो इन द प्लेन होगा और एक वेक्टर कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो वही चीज है कि जो डॉट वाला है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। कोई भी वेक्टर मान लो कि डॉट वाला सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो ये वाला है इन द प्लेन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इतना दिखाया है। अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब क्या बोल रहे हैं,
पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में डिफरेंस देखो क्या है। तुम्हारे जो घरों में जो लाइट है, नॉर्मली जो बल्ब से लाइट निकल रही है, ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज लाइट। कैसी लाइट है? जैसे तुम्हारे बल्ब से लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, फोन में से जो फ्लैश लाइट जलाते हो इससे लाइट आ रही है, ये कौन सी लाइट होती है? अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है ये समझो। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो वेक्टर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, याद रखना हमेशा जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे। किसकी? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना, ये क्या होता है? इन विच द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन। मतलब देखो, देखो मान लो तुम्हारे पास ये वेव है, ठीक है, ये लाइट वेव है, ये ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में। अब हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर मैंने मान लिया इस प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में मान सकती हूँ। ये एक्स है और ये वाई है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मान लिया। कौन सा प्लेन? या इन द प्लेन मान लो। कौन सा? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है। कौन से प्लेन में? एक्स वाई में, क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। बट एक्स वाई प्लेन में भी देखो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या कर रहा होगा? भाई एक्स वाई प्लेन है पूरा, इस प्लेन में रैंडम डायरेक्शन में मोशन होगी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन। प्रोपोगेशन मान लो लाइट वेव की एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लिया। वो किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। मैंने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी उस समय तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वो रैंडमली वाइब्रेट करेगा थ्रू आउट द प्लेन। इस प्लेन में कैसे? कि इस प्लेन में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, रैंडमली वाइब्रेशंस होंगी उसकी, बट प्लेन यही रहेगा, एक्स वाई प्लेन। बट वहीं पोलराइज्ड वाली लाइट में क्या होगा, जो तुम्हारी ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की कन्फाइंड हो जाएगी, उस सिंगल प्लेन में सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाएगी। उसी लाइट को क्या बोला जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो थे, जो कि एक प्लेन में ही रैंडम मोशन में थे, रैंडम वाइब्रेशंस में थे, आपने उन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को कन्फाइंड कर दिया टू द सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, टू द सिंगल डायरेक्शन आपने कन्फाइंड कर दिया। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है। जैसे जो और लाइट, जो नॉर्मल लाइट रेज थी उसमें देखो क्या था, उसमें दोनों था, पैरेलल कंपोनेंट भी है और परपेंडिकुलर भी है ना। भाई एक्स वाई प्लेन है, सुनो, एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो सकता है। एक्स वाई प्लेन में या तो उस प्लेन में हो सकता है या उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। सुनो, समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? यस मैम। फंडा क्या है? एक ही फंडा है कि तुम्हारी लाइट रेज, सुनो, तुम्हारी वेव जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मान लिया एक्स डायरेक्शन में वेव है। अब दो वेक्टर है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और तुम्हारे पास तीन कोऑर्डिनेट है और दो वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों को, और एक है डायरेक्शन, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। अब परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन तो होती नहीं है, हमेशा प्लेन में ही मोशन होगा, इतना तो पता है ना, प्लेन में मोशन करेंगे। अब मान लो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस प्लेन में मान लो? एक्स जेड प्लेन में, है ना, प्लेन में ही तो मोशन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो जो कि एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन में मोशन कैसी हो सकती है? इन द प्लेन हो सकती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो सकती है। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उस वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं
वो तो या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी या इस प्लेन में ही हो जाएंगी, या तो इस प्लेन में वाइब्रेट करेगा या इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। अब नॉर्मल लाइट में हर कहीं वाइब्रेट कर सकता है, इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि दोनों तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, प्लेन पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये लाइट हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, आपको ये अलग अलग करने पड़ेंगे, जैसे कि ये कर दिए तो यहाँ देखो सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों कैसी लाइट हैं, अब ये दोनों पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्लियर है? अभी तो बहुत अच्छे से समझा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, ये पोलराइज्ड लाइट है। यस मैम। जैस्मीन एक बार समझाओ क्या बताया है। तो हमेशा पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखेंगे और कुछ नहीं देखना। अब देखो कि हम लोग कर कैसे सकते हैं, अब आते हैं टेक्निक्स कि भाई मैम आपने ये तो बता दिया कि इस तरीके से हम लोग, ये वाली पोलराइज होती है, ये नॉन पोलराइज होती है, बट हम किस तरीके से किसी भी नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज्ड में बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, उसके पास हमारे पास कुछ मेथड है। क्या मेथड है, ये मेथड है दो, तुम्हारे सिलेबस में ये दो पढ़ने हैं। तीसरा स्कैटरिंग भी पढ़ा देंगे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है ये दो इंपॉर्टेंट है। कहाँ, ये रहा। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो हैं जहां से ये दो टॉपिक से सवाल आएंगे, दो सवाल यहाँ से आएंगे। तो क्या है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल बनाते हैं। ये केमिस्ट्री वाले टीचर्स का काम है कि ये एक क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाले लोग एक एक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे ऐसे ही बना होता है, कंपाउंड से मिलकर ही एक मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसे तुम्हारे फिजिक्स की टर्म में बोलते हैं पोलेरॉइड। क्या बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में, पोलेरॉइड। ठीक है, ये कंपाउंड होता है जैसे केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो बनाया जाता है केमिकल से, वही एक कंपाउंड है जिसे हम पोलेरॉइड बोलेंगे। इस पोलेरॉइड को यूज करेंगे, मतलब कि पोलेरॉइड को रखा, पोलेरॉइड से लाइट पास करी। देखो कैसे, ये तुम्हारा पोलेरॉइड है। ठीक है, इस पोलेरॉइड से हमने लाइट पास करी। अब ध्यान से देखो, इस लाइट, जो लाइट आ रही है इसमें दोनों वेक्टर हैं, मतलब सॉरी जो वेक्टर है वो दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पोलराइजर को ना, इस पोलराइजर की डायरेक्शंस होती है। ठीक है, इस पोलराइजर, अगर मान लो तुमने पोलराइजर को ऐसे रख दिया, ये इसकी एक्सिस है पोलराइजर की। ठीक है, अब ये पोलराइजर क्या करेगा, सिर्फ जो लाइट रेज इसके पैरेलल होंगी, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इसके पैरेलल होंगे उन्हें तो ये पास कर देगा। अब जो इससे 90 डिग्री बना रहे होंगे, जैसे कि ये डॉट वाले परपेंडिकुलर वाले, इनको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो पोलराइजर की खास बात ये है, ये उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पास करेगा जो इसकी एक्सिस के अलोंग होंगे। ठीक है, जो इसकी एक्सिस के अलोंग होंगे, क्या होंगे, अलोंग। अब एक चीज देखो, सपोज करो बच्चों, जो ये लाइट रे है ये वाली, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है। अब एक बात देखो, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास कौन से वेक्टर हैं, आधे, आधे तो इसने क्या कर दिए, रिफाइंड कर दिए ना आधे, तो कि जो परपेंडिकुलर वाले थे वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए, भेजे ही नहीं, पास ही नहीं करे लाइट रेज में। तो लाइट रे की इंटेंसिटी क्या हो गई, आई नॉट बाई 2 हो गई। क्या हो गई, आधी हो गई इंटेंसिटी। ठीक है, बोलो, यस मैम। इंटेंसिटी। अब एक चीज देखो, अगर मान लो यहीं पे देख लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ये तुम्हारी लाइट, ये तुम्हारा वेक्टर जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी लाइट रेज के वेक्टर्स हैं, ये आ गई। अब मैंने पोलराइजर को ना ये पहले वर्टिकली था, अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया। ध्यान से,
अब बताओ, अब कौन सी वाइब्रेशन पास कर जाएंगी? अब ये वाली वाइब्रेशन पास कर, ठीक है। अब जो ये वाली हॉरिजॉन्टल ये वाली थी, ये ब्लॉक हो जाएंगी और ये पास कर जाएंगी। तो यानी ये अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग, जिस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको पास कर देगा। क्लियर है? और देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से और समझाया हुआ है, ये देखो, लाइट रेज आई, अनपोलराइज लाइट, इसने ऐसी पोलराइज भेज दी। इसने क्या किया, सेम ही तो किया इसमें। हाँ, ये देखो, ये देखो दो पोलराइजर है, ध्यान से देखना, मैंने अब की बार दो पोलराइजर रखे हैं, ध्यान से देखना। पहली लाइट आई अनपोलराइज्ड, ठीक है। अब इसने पोलराइज्ड बना दिया इस लाइट को। अब जो लाइट फिर से पास हुई है वो सेम पास हो गई, मतलब अभी दूसरे पोलराइजर ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये इसकी एक्सिस में है तो इनको तो ये वैसे ही पास कर देगा, तो इसने कुछ नहीं किया। अब देखो, मैं जैसे ही सेकंड वाले को 90 डिग्री घुमा दूंगी, देखो ये मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। अब हमें कोई भी लाइट नहीं मिली, कोई भी लाइट नहीं मिली। क्यों? अब तुमने भाई ये लाइट रेस तो ऐसी आ रही है, और तुमने इसको कैसे रख दिया, 90 डिग्री पे, तो कुछ कुछ भी पास नहीं करेगा, क्योंकि कौन सी लाइट को पास करेगा, जो इसके एक्सिस के अलोंग होंगी। तो इसके एक्सिस के अलोंग है कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, नो लाइट। क्या मिला? नो लाइट मिली, ठीक है। ये काम होता है पोलराइजर का। तो अब देखो, यहीं से बना है मेलिस लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलिस लॉ। मेलिस लॉ क्या बताएगा कि जब भी एक पोलराइजर से लाइट रे पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो किसके बराबर है, देखो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या मुझे थीटा बताने की जरूरत है कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है? नो मैम। समझ गए ना कि थीटा क्या है? थीटा ये दोनों, देखो ये थीटा वो है, अभी तो ये मेलिस लॉ बताएगा कि दो पोलराइजर है, एक ये पोलराइजर, ये दूसरा पोलराइजर, इन दोनों पोलराइजर्स के बीच का एंगल। बट एक्चुअली में पहले पोलराइजर ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को भेजा होगा। अगर देखा जाए तो ये मेन एंगल किसके साथ बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना। तो ये मान लो इन्होंने क्या बोला है कि अगर एक पोलराइजर से लाइट चली गई, अब वो लाइट हम दूसरे में इंसिडेंट कराते हैं, तो वहां से कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी वो डिपेंड करता है कि दोनों पोलराइजर के बीच में एंगल कितना है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ दिस आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितनी लाइट फाइनली जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी आई होगी, जो कि किसके बराबर होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है बच्चों, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। जो लाइट इंसिडेंट हुई है ये उसकी इंटेंसिटी है, जो लाइट इंसिडेंट हुई है ये इसकी इंटेंसिटी है। आई जो है जो फाइनली मिलेगी ट्रांसमिटेड लाइट, ये उसकी इंटेंसिटी। अब देखो, दो पोलराइजर है, दोनों के बीच में अगर एंगल 0 रखा हुआ है तो तुम्हें कितनी लाइट मिल गई, सारी की सारी। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, बराबर, कोई चेंज नहीं हुआ। यस मैम। अगर मैंने दूसरे को 90 डिग्री का रख दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इंटेंसिटी फाइनली कितनी हो गई, 0। तो कॉस में रख के देख लो वैल्यू, अगर कॉस 0 रखोगे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, और कॉस 90 रखोगे तो आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही है बस, और इससे ज्यादा कुछ मत समझो। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन कर दो, बढ़िया क्वेश्चन है, एक में क्लियर हो जाएगा मेलिस लॉ। करो। एक पोलराइजर से कितनी लाइट की इंटेंसिटी बाहर आएगी वो दोनों पोलराइजर के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा, बस इतना याद रखना।
कितना बना? कितना आंसर आ रहा है आयुष? I naught upon 64. और किसी का? जैस्मीन, इशिता? देखो आपके पास 3 पोलराइड है विच इज अरेंज इन सक्सेशन, तो मतलब हर कोई 60 डिग्री बना रहा है ना? तो 3 है हमारे पास, मैं 3 पोलराइजर बना दे रही हूँ ऐसे ही। जो पहला आया है मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब ये 60 डिग्री फिर से करेगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे? आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 कितना हो गया? I naught upon 4. कॉस स्क्वायर 60 1/4, तो आई नॉट बाई 4 है ना? तो इतनी मिली Yes, बाहर। ma'am. अब फिर से इसने 60 डिग्री घुमा दिया तो अभी आई नॉट बाई 4 और फिर से 1/4, तो ये कितना मिल गया? आई नॉट बाई 16। अच्छा एक सेकंड रुकना। A beam of natural light falls on a system of 3 Polaroid arranged in succession such that the path axis of each turn through 60 degree with respect to the preceding one. अच्छा नहीं, such that the axis passing through each turned through 60 degree. हर किसी को 60 डिग्री से घुमाना है with respect to the preceding one. तो इसको तो 0 डिग्री मान लो, फिर इसको मान लो 60 और ये 120, मतलब हर किसी में 60-60 डिफरेंस होना चाहिए 60 डिग्री का, ठीक है? तो मान लो यहाँ से तो पूरी आई नॉट चली गई 60 डिग्री, तो ये आई नॉट बाई 4 हो गया यहाँ से, और ये फिर कितना देगी? आई नॉट बाई 4 और ये 1/4। आई नॉट बाई कॉस 120 कितना होता है? सेम ही होगा, और ये हो गया आई नॉट बाई 16। हाँ आई नॉट बाई 16 होना चाहिए अगर मान लें पहले वाले में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पास एक्सिस ऑफ ईच टर्न थ्रू 60 डिग्री। तो एक्सिस तो बनानी पड़ेगी ना, यहाँ से तो 3 हो जाएंगे सारे। अब इसको हम लोग 60 डिग्री से घुमा देते हैं। ये वाली एक्सिस थी, इसकी एक्सिस हमने ऐसे करके 60 डिग्री से घुमा दी। तो यहाँ तो इंटेंसिटी कितनी मिली? आई नॉट बाई 2, ठीक है? अब यहाँ पर कितनी मिलेगी? आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कितना आया यहाँ पे? आई नॉट अपॉन 2 इंटू 1/4, तो आई नॉट अपॉन 4 2 जा 8। अब इसको फिर से कितना घुमा दो, इस वाली को पहली वाली के फिर से 60 डिग्री घुमा दो, ठीक है? तो ये पहली वाली थी तो इसको और घुमा दिया तो इसमें फिर से 60 डिग्री का एंगल, तो ये कितना हो गया? अब आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 120 कितना होगा? 1/4 है ना? तो आई नॉट अपॉन 32 आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए। आई नॉट बाई 2, फिर इसको कॉस के 60 देखा तो 1/4 4 दूनी 8, ठीक है? और इसको फिर 60 डिग्री 1/4 8, ये होना चाहिए आई नॉट बाई 32। क्लियर है? देखो पहला वाला था उसको मैंने 0 डिग्री पे मान लिया, मतलब वो तो पैरेलल है, बट उसमें से वो तो फिल्टर तो करेगा ही, वो आधी को ही भेजेगा आई नॉट बाई 2, क्योंकि आधी को तो वो हटा देगा, है ना? तो आई नॉट बाई 2, फिर दोबारा उसने 60 डिग्री घुमा दी, तो अभी जो इस पर इंसिडेंट हुई है वो कितनी लाइट रेज इंसिडेंट हुई? आई नॉट बाई 2।
और फिर ये cos स्क्वायर 60 जाएगा, कितना I0/8। तो इस पे यहाँ से जो इंटेंसिटी गई वो I0/8 गई, बट यहाँ से जो बाहर आई वो कितनी आई, I0/32। तो ये इस तरीके से करना था। आंसर क्या था इसका, ठीक है, I0/32 इस तरीके से करना है। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। तो हर किसी को 60-60 डिग्री बढ़ा के रखना है। तो मैं ये अपना वाला मिटा देती हूँ, काली करिए। अब एक 5 मिनट का ये भी ब्रेविस्टर लॉ, ये क्या कहता है, रिफ्लेक्शन से। अब ये भी पाया गया कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब नॉर्मल लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, डायग्राम नहीं है, क्या हुआ, जो मान लो किसी भी बाउंड्री से, ये तुम्हारी कोई भी बाउंड्री है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। अब ये पाया गया कि जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये भी हमें पोलराइज मिल रही है। अब ये पोलराइज्ड कैसे मिल रही है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है। देखो, व्हेन ए अनपोलराइज्ड बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अब जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये देखो कैसी हो सकती है, अनपोलराइज्ड भी हो सकती है, पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती है, और कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट भी पोलराइज्ड हो सकती है। मतलब यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो, इफ द एंगल इज 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो यूं ही चली जाएगी अनपोलराइज्ड। अगर एंगल between 0 degree and 90 degree, that means this is partially polarized। अब completely polarized के लिए क्या एंगल होना चाहिए, तो देखो क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल है जिसे बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। उस ब्रेविस्टर एंगल पे तुम्हारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो वो एंगल क्या है, कैसे फाइंड करना है, देखो जरा, ये लाइट आई, अब देखो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट लाइट बिल्कुल पोलराइज्ड है, कैसे फाइंड करेंगे, जब भी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे पर 90 डिग्री बना लें एंगल, देखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस एंगल पे तुम्हें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है, ठीक है। तो कौन सा एंगल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल। और जब ये ब्रेविस्टर एंगल मिलेगा उस टाइमिंग पे रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री देखो, IB प्लस R, रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे 90 माइनस इंसिडेंट एंगल IB। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन IB इक्वल्स टू म्यू साइन R, ये वाला म्यू साइन R, यहाँ से साइन IB। अब देखो R को क्या लिख दिया, 90 माइनस IB, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाला एंगल। तो ठीक है, कॉस, ये किसको कॉस IB लिख दिया, तो म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, tan IB। तो तुम्हारा IB जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू, ये रहा। IB क्या है, इंसिडेंट एंगल। ये फॉर्मूला है ब्रेविस्टर लॉ। अगर इस एंगल पे रिफ्लेक्ट कराओगे, इस इंसिडेंट पे, इस एंगल से इंसिडेंट होगी लाइट रे, तो हमेशा तुम्हें कैसी लाइट मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, या रिफ्लेक्शन के बाद, बोलो क्या पढ़ा ब्रेविस्टर लॉ में। देखो यहाँ पर ये है कि आपके पास कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी भी हो सकती है, पोलराइज, नॉन पोलराइज, पार्शियली। अगर पर्टिकुलर पोलराइज चाहिए तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करानी पड़ेगी, वो पर्टिकुलर एंगल को ब्रेविस्टर एंगल बोला है। कैसे फाइंड करेंगे, tan इनवर्स ऑफ म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। क्वेश्चंस करेंगे मंडे से, क्योंकि अभी थोड़ा अगली क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे, तो अगली क्लास में आना करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है।
ये नोट्स में तो मैं दे दूंगी जिसमें सारी चीजें YDSE और ये सब इलाबोरेटली लिखे होंगे, मिल जाएंगे। See you in the next class everyone. Bye.